अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में प्रॉपर्टी की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर 300% इजाफा क्यों हुआ है, इसका कमर्शियल प्रॉपर्टी पर क्या असर हुआ है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ा है। आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि तुर्की में प्रॉपर्टी की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर 300% इजाफा क्यों हुआ है? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब हम बात करते हैं कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हवाले से और इसके साथ साथ ऑनलाइन जो बाइंग और सेलिंग की बात की जाती है, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब से ये जो बीमारी है इसका मामला शुरू हुआ, जब से लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में, तो आपने ये देखा कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल जो एक्टिविटी है वो कम से कम होती गई। और रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो देखें कि हर घर की ज़रूरत है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे घरों की डिमांड बढ़ती है। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी पे क्यों इतना अफेक्ट हुआ कि ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटी जो है बाइंग और सेलिंग है। आज तो आपने कोई भी चीज़ ख़रीदना हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपके घर सप्लाई मिल जाती है। वो मोबाइल फ़ोन हो, वो टेलीविज़न हो, वो आपका ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स हों, वो कपड़े हों, कौन सी भी आप चीज़ है, तो ईबे है या अमेज़ोन है या इसी तरह से दराज है, या इसी तरह से आप देख रहे हैं टर्की में भी बहुत सी ऑनलाइन तकरीबन 15 से 20 ऐसे जो है बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो आपको घरेलू प्रोडक्ट्स भी घरों तक पहुंचा के देते हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, वो आपको घर मिल जाती है जो भी चीज़ आप बाय करते हैं, और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं। तो इस वजह से जो आप ये समझें कि सारे बीमारी की वजह से जो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को हुआ है। और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी डिमांड ऑनलाइन साइट्स पर तकरीबन आप देखते हैं कि 300% बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी सेल परचेज हो रही है, अगर पहले इस बीमारी से पहले या लॉकडाउन से पहले आप देखते थे तो वो तकरीबन अगर 100 घर फर्ज करें कि वो ऑनलाइन आते थे, तो अब जो है वो 300 घर आ रहे हैं। और ऑनलाइन ही बाइंग एंड सेलिंग जो प्रोसेस है वो सारा हो रहा है। तो इसी तरह से क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज अब लोग ज़्यादातर घरों में बैठे हुए हैं, ट्रैवल जो है वो इतना आसान नहीं है, और प्रॉपर्टी को विज़िट करना या और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, या इसी तरह से लोग आपस में मेल मिलाप करना जो है, बल्कि मीटिंग्स करने को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पता नहीं कि सामने वाला बंदा हो सकता है बीमारी से जो है मुतासर हो, और अगर उससे मिला जाए और बंदे को वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लोग फिज़िकली मिलने को अवॉइड कर रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, या कोई भी चीज़ ख़रीदना हो या बेचना हो, तो जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो तकरीबन 300 गुना से 500 गुना तक बढ़ चुकी है। अब आप हर चीज़ जो है वो खाने भी हत्ता के ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं और ऑनलाइन ही बेचे जा रहे हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ी है, और इस्तांबुल में भी और टर्की में भी 300 से 500 गुना तक ऑनलाइन जो है घरों की सेल परचेज जो है वो बढ़ी है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे भाई जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जी सर, जैसा बहुत कि मैंने शुक्रिया। बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ये इसकी डिमांड इसलिए कम हो रही है कि आने वाले वक्त में जो ज़्यादातर काम है वो ऑनलाइन हो रहा है, जी और सर। लोगों ने घरों में वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं और घरों से ही शिपमेंट्स कर रहे हैं ज़्यादातर। और उसके साथ साथ ये है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी डिमांड तो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जाती है। जी सर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, वो लोग शादियां करते हैं, हर नई दुल्हन को नया घर चाहिए, और हर नए शादी करने वाले जोड़े के लिए अलहदा घर होना चाहिए। जी तो सर, बिल्कुल। इसलिए एक कमरे का घर पहली डिमांड है, उसके बाद दो कमरों का घर आ जाता है, यानी 1+1 और फिर 2+1। जैसे बच्चे आते हैं तो फिर वो 1+1 से 2+1 में शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल सही हो तो गया सर। अपार्टमेंट्स की जो डिमांड है वो पॉपुलेशन के साथ लिंक्ड है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं,
जो टर्की के अंदर मीडियम लेवल का जो तबका है वो मीडियम जो जिसे हम कहते हैं कि एक तो हाई अर्निंग आ जाता है और एक लोग आ जाते हैं लो अर्निंग, और बीच में आ जाता है दरमियाना तबका। टर्की में दरमियाना तबका जो है एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जी सर। और इसके साथ साथ टर्की में पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा 60% के करीब, जैसे कि पाकिस्तान में है, मुस्लिम कंट्री होने की वजह से। तो टर्की में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी ज़्यादा डिमांड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो रही है। और वैसे भी ये सर्वे किया गया कि लंदन की तरह, न्यूयॉर्क की तरह, पेरिस और बर्लिन की तरह जो छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर हैं 2025 तक ये सारे खत्म हो जाएंगे, जैसे हम छोटे परचून की दुकान कहते हैं। जी सर अगर बिल्कुल। आप कराची, लाहौर या बड़े शहरों को देखते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, मेट्रो है, मैक्रो है, इस तरह के बड़े बड़े स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। जी सर। तो ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, ये छोटे स्टोरों को निगल जाते हैं। छोटे स्टोर, जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती जाती हैं और इनमें वो बचत नहीं रहती, क्योंकि वो वॉल्यूम में देते हैं और सस्ता देते हैं, तो फिर ये जो है ये महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू उसके। तो लोग जो है वहाँ से परचेजिंग करते हैं। और वो तो इसी तरह इस्तांबुल में भी 2025 तक बड़े बड़े स्टोर ख़त्म हो जाएंगे, सॉरी छोटे छोटे स्टोर ख़त्म हो जाएंगे और बड़े स्टोर जो है इसकी जगह ले लेंगे। सही हो गया तो सर। जो छोटी कमर्शियल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो कमर्शियल प्लेसेस हैं उनकी डिमांड कम होती जा रही है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट ना करें, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे करें। सही हो गया क्योंकि सर। जो घर है 1+1 या 2+1, इनकी डिमांड हमेशा से रहनी है और बढ़ते रहनी है। तो मेन हमारा मकसद है इस वीडियो के जरिए हम अपने भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी पे उस तरह से इन्वेस्ट ना करें, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें। 1+1 या 2+1, इससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो आपको कल को बेचने में मुश्किल होगी। 3+1 या 4+1 का अगर आप घर लेते हैं या 5 स्टार आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसको रीसेल में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें 2 स्टार और 3 स्टार प्रॉपर्टी लें, जो कल को तुर्की का, अगर आपने ये देखना कोई भी चीज़ आप खरीदते हुए उसकी रीसेल को जहन में रखें कि जब आप रीसेल करेंगे तो आपने फॉरेनर को करनी है या टर्किश लोगों को करनी है। अगर तो आपने टर्किश लोगों को करनी है तो उनकी बाइंग पावर को मद्देनज़र रखते हुए, जो दरमियाना तबका होता है किसी भी मुल्क का, आपने उसकी बाइंग पावर को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी लेनी है। तो इसी तरह से टर्की में भी जो दरमियाना तबका है वो 1+1 या 2+1 और 2 स्टार से 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो कल को आप आसानी से सेल भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। गवर्नमेंट जो है रोड्स बना रही है, बड़े बड़े जो है ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही है। और इसके साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी जो है वो टर्की के अंदर, बिजनेस जो छोटे दरमियाने दर्जे के, उनको लोन दिया जा रहा है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं और बिज़नेस की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जैसे ये बीमारी जो है इसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया हुआ है, इसमें ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप आते हैं, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आप कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करें। और रेजिडेंशियल में भी 2 स्टार और 3 स्टार में करें। 1 बेडरूम वाली या 2 बेडरूम वाला घर खरीदें, अपार्टमेंट खरीदें, जिसको कल को 3 साल या 4 साल बाद अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप एक अच्छे मुनाफे के साथ और नॉर्मल आसानी से सेल भी कर सकें। तो यही चीज़ जो है इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं अपने भाइयों को, ताकि उनको किसी तरह का भी लॉस ना हो। जी सर माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में रेंट की रेशो क्या है? इन्वेस्ट की हुई रकम कितने सालों में जो है वापस हो जाती है, बंदे को कितने सालों में निकल आती है? देखें, ये हमने जब देखा तो हमने अंदाज़ा लगाया कि जो नई प्रॉपर्टी है जी उस सर। पर रेंट रेशो 6 से 8% तक जाती है और सम टाइम 10% तक चली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो आप उस पर सालाना जो है 6% तक रेंट ले सकते हैं। सही हो गया सर। तो 6% से 8% तक वो चला जाता है। लेकिन जो पुरानी प्रॉपर्टी है उस पर यही रेशो 12% से 16% तक चली जाती है। जी सर। पुरानी प्रॉपर्टी जो है उसमें हम एवरेज की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ती होती है नई की निस्बत।
घर जो किराया होता है वो तकरीबन जो है वो उसी के राउंड अबाउट ही मिल रहा होता है। तो इसलिए जो है पुराने एरियाज जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे तकरीबन प्रॉपर्टी का रेंट जो होता है वो 12% तक मिल जाता है, जी नई सर। पे 6% तक मिलता है। लेकिन फिर प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ रेट है 15 से 20% सालाना होती है। अगर आपने सोच समझ के अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी ली है तो एनुअली वो कम से कम 15% बढ़ती है, ये 15 या 20%। तो अगर हम 20% का ले लें तो इसका मतलब है कि 3 साल में प्रॉपर्टी 60% बढ़ जाएगी। सही हो गया सर। और इसी तरह से अगर 3 साल का किराया भी मिला लें, 10% का भी हम एवरेज ले लें तो इसका मतलब है 8% का भी अगर ले लें तो 24% वो हो जाएगा, यानी नई प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। सही हो गया सर। तो इसी तरह से सपोज कर ले 20% वो 3 साल का किराया और 60% ये 80% आ गया, तो 4 साल में एक प्रॉपर्टी अपनी रकम जो है एटलीस्ट वो किराए की मद में और जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है उस सूरत में वो अगर आप उसको सेल करते हैं और किराया भी आप मिला लेते हैं तो आपका जो है वो 4 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकती है, अगर आप सोच समझ के एक अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे एरिया में लेते हैं तो। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। बिल्कुल। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में हमारे बहुत से भाई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं। जी जी तो जैसा कि बात की कि ऑनलाइन 300% इजाफा हुआ है, जी तो जी। इसका रेट का क्या यानी कि फ़र्क है कि रेट सही होता है जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी में और रियल में जाके खरीदना है इसमें? ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जी सर। मोस्टली ये होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है, अगर आप घर बेच रहे हैं तो प्रॉपर्टी डीलर आपसे घर खरीद लेता है। सही हो गया सर। मसलन 100 घर है, उनको पता होता है कि ये घर सस्ते में मिल रहा है, तो वो खुद ही इन्वेस्टमेंट, हर प्रॉपर्टी डीलर के पास कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं और वो उन इन्वेस्टर्स को साथ में ला कर वो खुद ख़रीद लेता है जी सर। और ख़रीदने के बाद वो उस घर को डाल देता है साइट पे। सही हो गया तो सर। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख का घर है तो वो उसको 1,30,000 या 40 में डालेगा। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। तो मोस्टली जो डील ऑनलाइन आती है वो पहले से अच्छी डील सेल हो चुकी होती है और फिल्टर होने के बाद ऑनलाइन आती है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर भी आपको ये देखना होता है कि आपको पहले इन्वेस्टर बनना है, दूसरा इन्वेस्टर नहीं बनना। सही हो गया सर। तो हम जो अपनी टीम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, हमारे भी बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स और ओनर्स के साथ, तो इसमें बहुत से जो लोग हैं मालिक वो खुद भी लगाते हैं ना ऑनलाइन। जी सर। अब आपने जब फिल्टर करना होता है तो आपने ये करना होता है कि जो मालिक ऑनलाइन लगा रहा है ना, आप मालिक से बात करें, प्रॉपर्टी डीलर से बात ना करें। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर डेफिनेटली आपको वो डील देगा जो वो खरीद कर उसने सेल करनी। सही हो गया और वो सर। ज़्यादातर या तो वो बुरी डील होती है या वो महंगी डील होती है, यानी मैंने दो बातें की, या तो वो बुरी डील होती है या तो वो महंगी डील होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो तो गया। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी टीम के ज़रिए उनका लालच ख़त्म कर देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपको जो है ये इतनी परसेंटेज मिलेगी, आपने हमें सर्विसेज देनी है। अब हमने मालिक से डायरेक्ट निगोशिएट करना होता है। जी सर। अब हमने जो ऑनलाइन जितनी भी डील्स आती हैं उसमें से हम फिल्टर करते हैं कि डायरेक्ट मालिक कौन सी डील दे रहा है, और फिर मालिक से हम बात करते हैं और फिर उस एरिया के रेट्स का हमें पता होता है। एक चीज़ है, इस एरिया में जो 2+1 का जो घर है सपोज करें वो 60,000 का है, सही हो गया सर। तो मालिक हमसे अगर 80,000 डिमांड कर रहा है तो हम उसे कहते हैं भाई ये कैसे मुमकिन है, मतलब इसमें जितने तुम्हें चाहिए हम तुम्हें 60 में दे देते हैं। बिल्कुल ठीक तो हो वो गया फिर सर। उससे निगोशिएट करके हम उसको लेके आते हैं कि भाई 60 में है तो आप इसे 50 में दो या 55 में दो। इसी तरह से अगर वो 30 मांग रहा है तो वो निगोशिएट किया जाता है कि भाई इसको 25 में दो। तो मालिक जो होता है उसके साथ निगोशिएशन के लिए आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी होती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। दूसरा, आपको उस एरिया के प्राइसेस का पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरा, आपको निगोशिएशन आनी चाहिए कि आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। तो ये 3-4 बातें होती हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी टीम हो, जो मुखलिस लोग हों, और आपको पता हो कि आपने ये काम कैसे करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो तो गया हमारे सर। पास इसी तरह से प्रॉपर्टी में 10-15 साल का तजुर्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके पास लाइसेंस भी है। डेफिनेटली हर फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत बुरे लोग भी होते हैं। तो आपने ऐसे लोगों के साथ टीम बनाना होती है जो अच्छे हों और जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी हो, ताकि वो आप बेहतर सर्विसेज लोगों को दे सकें। जी सर, बिल्कुल ठीक हो तो गया। इसी हवाले से हम एक कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को सर्विस चाहिए होती है हम भी देखते हैं कि इन लोगों को हम सर्विस दे, क्योंकि हर बंदे को हम भी सर्विस नहीं दे सकते। ऐसा ही है सर। और हम ना ही प्रॉपर्टी, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर बिल्कुल नहीं हूँ,
लेकिन हमारे पास कोई तकरीबन जो है 50 से 60 के करीब प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्कुल सर, ऐसा लॉयर ही। हैं, अकाउंटेंट हैं, इसी तरह से डिफरेंट लोग हैं, उनकी टीम मौजूद है। तो हम उनके ज़रिए सर्विस देते हैं अपने लोगों को, लेकिन हम ऐसे लोगों को सर्विस देते हैं जो लोग आगे एज ए टीम हमारे साथ चल सकें और जो आगे दूसरे लोगों की भलाई कर सकें। जो लोग ये समझते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और वो हमें पैसे देंगे और हम उनको सर्विस दे देंगे और वो मामला ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। जी सर, बिल्कुल ठीक हम हो ये गया। करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि पहले नंबर पे तो हम जो मुस्तहिक लोग हैं या जो मुखलिस लोग हैं या जो टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ लेके चलें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम उनको कामयाब होने में हेल्प दें, वो आगे दूसरों को कामयाब होने में हेल्प दें। जब वो खुद कामयाब हो जाएं तो हम भी उनके साथ मिलकर उनकी कामयाबी को एंजॉय करें और वो फिर आगे दूसरे लोगों को कामयाब होने में सपोर्ट करें। बिल्कुल सर। तो हमें ऐसे पॉजिटिव माइंडेड लोगों की ज़रूरत है। हमें मगरूर और जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि मतलब एक एक बंदा उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो हाथ से ज़्यादा मगरूर हो जाता है और वो बंदे को बंदा नहीं समझता। वो बात करते हुए कहते हैं कि भाई तुमने सर्विस लेनी, ये लो अपनी सर्विस और मुझे सर्विस दो, ये लो अपने पैसे। जी सर, तो बिल्कुल हमें ठीक ऐसे हो। बंदों के पैसे नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं भाई ये पैसे तुम अपने पास रखो और जाओ जहाँ से मर्जी सर्विस ले लो, हम तुम्हें सर्विस नहीं दे सकते। जी सर, बिल्कुल हमें ठीक क्या हो गया। चाहिए कि एक बंदा आता है, सर प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मेरे टर्की में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे कामयाब होने में मेरी मदद करें। तो हम, क्योंकि हम सर्विस देकर भी हम अगर उसको कामयाब होने में उसकी मदद कर रहे हैं तो हम फिर भी नेकी कर रहे हैं, क्योंकि जब बहुत सी चीज़ें आप पैसा खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते, बिल्कुल सर, ऐसा क्योंकि ही है। कामयाबी जो है वो मेहनत और तजुर्बे से मिलती है, कामयाबी पैसे से नहीं मिलती। और आप पैसा खर्च करके भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते अगर आपके पास मुखलस और अच्छे लोगों की टीम ना हो। बिल्कुल और सर। ये बात मैं पिछले 18 साल से बिजनेस करते हुए समझ चुका हूँ कि आपकी कामयाबी में सबसे ज़्यादा रोल आपके मुखलस साथियों का होता है, आपकी मुखलस टीम का होता है, कॉम्पिटेंट टीम का होता है। पैसे का रोल उतना नहीं होता जितना मुखलस साथियों का है। तो बहुत से लोग पैसा खर्च करने के बावजूद भी फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम नहीं होती, मुखलस लोग नहीं होते। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। मुखलिस लोग तब आपके साथ चलते हैं जब आप उनकी इज्जत करते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी सपोर्ट करें, हेल्प करें, और फिर आप खुद भी पॉजिटिव माइंडेड होते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं कामयाब हुआ तो मैं आगे दूसरे लोगों को कामयाब होने में हेल्प करूंगा। तो इस तरह से एक टीम बनती है और एक से दूसरा, मसलन मैंने आपका हाथ पकड़ा है और आप आगे दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो हम मिल के एक चेन बना लेते हैं और ये चेन बढ़ती जाती है और इससे हम मुल्क और मिल्लत मजबूत होती है। इंशाल्लाह सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। और जो एंड पे आपने हमारे भाइयों के लिए गाइडलाइन दी कि एक टीम में मिलके काम करें, तो हम सब एक टीम है सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई आपका सवाल है या कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर लें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की आने से पहले आपको कौन से 8 काम कर लेने चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।